नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 29 जुलाई और दिन है बुधवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। फतेहपुर में जेन अल्फा छात्रों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन झुका। कानपुर में बनेगी सैनिकों के लिए स्मार्ट वर्दी। लखनऊ में नो पार्किंग पर अब लगेगा तगड़ा जुर्माना। हिकाना स्टेडियम में होंगे बीसीसीआई के 73 घरेलू मुकाबले। ताजमहल में विदेशी पर्यटक पर बंदर का हमला। और 29 जुलाई को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। गाजियाबाद में 10,000 पीएम आवास फ्लैट सितंबर तक मिलेंगे। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत करीब 10,000 फ्लैट लाभार्थियों को सितंबर के अंत तक सौंपने की तैयारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को 30 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि 30 सितंबर तक फ्लैटों का कब्जा दिया जा सके। इनमें जीडीए के 5 प्रोजेक्ट और निजी बिल्डरों की परियोजनाएं शामिल हैं। 5 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी निर्माण कार्य भी तय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। तरुण गाबा बने लखनऊ कमिश्नर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले वह एडीजी सुरक्षा के पद पर तैनात थे। अमरेंद्र के सेंगर को डीजी इंटेलिजेंस के साथ सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीयूष मौर्य प्रयागराज के नए पुलिस आयुक्त और मुथा अशोक जैन डीजी अग्निशमन एवं आपात सेवाएं बनाए गए हैं। वहीं राम कुमार को एडीजी गोरखपुर जोन और नवीन अरोड़ा को एडीजी वाराणसी जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी ने जल संरक्षण में हासिल किया संयुक्त राष्ट्र का SDG 6 लक्ष्य। उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य SDG 6 हासिल कर लिया है। सरकार के अनुसार प्रदेश में भूजल दोहन की दर 2017 के 71.26% से घटकर 70% हो गई है, जो निर्धारित मानक है। वहीं वार्षिक भूजल रिचार्ज 69.91 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर 73.39 बिलियन क्यूबिक मीटर पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जन भागीदारी के जरिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। टीजीटी भर्ती के 14 विषयों का परिणाम जारी। 2,982 अभ्यर्थी चयनित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती 2022 के 14 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 2,982 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग ने 15 विषयों के 3,539 पदों के लिए परीक्षा कराई थी। अंग्रेजी विषय के 557 पदों का परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया गया है। आयोग के अनुसार अंग्रेजी के प्रश्न पत्र से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस विषय का परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिलाएं बनाएंगी 2 करोड़ तिरंगे। स्वतंत्रता दिवस 2026 के हर घर तिरंगा अभियान के लिए उत्तर प्रदेश की महिला एवं सहायता समूह 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने जिलेवार लक्ष्य तय कर दिए हैं। 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगे बनाने का काम करेंगी। अधिकारियों को उत्पादन, गुणवत्ता, आपूर्ति और भुगतान की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान से महिलाओं को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और प्रदेश भर में समय पर तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे। परख 2024 रिपोर्ट पर शिक्षा सुधार का रोड मैप तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने परख 2024 रिपोर्ट के आधार पर स्कूली शिक्षा में सुधार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 28 और 29 जुलाई को लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण और हर जिले की जरूरत के अनुसार शिक्षा सुधार की रणनीति बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्रों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाना है। इसके लिए जिलावार कार्य योजना तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेएनजी के बाद अब यूपी में जेन अल्फा का आंदोलन। कुछ घंटों में मानी गई मांगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनजी के आंदोलन के बाद अब उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा की आवाज़ भी सड़कों पर सुनाई दी। फतेहपुर के एक इंटर कॉलेज में 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं ने बिजली, पंखे, पीने के पानी, फर्नीचर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। छात्र लंबे समय से शिकायत कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाया गया। प्रदर्शन के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन हरकत में आया और छात्रों की लगभग सभी मांगें मान ली गई। जालौन में चैम्बर नहीं मिलने पर आईएएस रिंकू सिंह राही नाराज। जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात आईएएस रिंकू सिंह राही को नए भवन में न्यायालय कक्ष और कार्यालय नहीं मिलने पर नाराजगी जतानी पड़ी। वह कई घंटे तक तहसील परिसर में व्यवस्था का इंतजार करते रहे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। राही ने लिखा है कि उन्हें जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश की गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
लखनऊ में विधायक आवास से गिरकर भाजपा नेता की मौत। लखनऊ के न्यू विधायक आवास की 7वीं मंजिल से गिरने से भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नानक चंद्र भुर्जी की मौत हो गई है। गंभीर हालत में उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह हादसा कैसे हुआ। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कानपुर में बनेगी सैनिकों के लिए स्मार्ट वर्दी। कानपुर में भारतीय सैनिकों के लिए ऐसी स्मार्ट वर्दी विकसित की जा रही है जो बर्फीले तूफान या हिमस्खलन में दबने पर उनके लोकेशन रेस्क्यू टीम तक पहुंचाएगी। इस परियोजना पर डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई प्रयोगशाला और उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। वर्दी में विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, जीपीएस मॉड्यूल और सेंसर लगाए जाएंगे जो लगातार सिग्नल भेजेंगे। इससे बर्फ में फंसे जवानों को तेजी से खोजकर सुरक्षित निकालने में मदद मिलेगी। मौसम अपडेट। 29 जुलाई को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में 29 जुलाई को भी मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और जल भराव का खतरा बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। अखिलेश ने कहा, चढ़ावा नहीं बचा पाए, पेपर कैसे बचाएंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर का चढ़ावा नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ा। अखिलेश ने वाराणसी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का भी जिक्र करते हुए भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। केशव मौर्य बोले, छात्रों के आंदोलन से सत्ता पाने की कोशिश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विपक्ष पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दल छात्रों को आगे कर सत्ता हासिल करने का कुचक्र रच रहे हैं। केशव मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता विपक्ष की राजनीति को समझ चुकी है। जौहर यूनिवर्सिटी पर मायावती ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। बसपा प्रमुख मायावती ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की इमारतों के ध्वस्तीकरण पर रोक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को तोड़ने के बजाय उन्हें नियमों के अनुसार नियमित करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। मायावती ने सरकार से ऐसे मामलों में छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने और उनकी पढ़ाई प्रभावित न होने देने की अपील की। यूपी में गठबंधन को लेकर ओवैसी पर विपक्ष की दूरी बरकरार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अब तक उनके साथ आने के संकेत नहीं दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल फिलहाल उनसे दूरी बनाए हुए हैं, जिससे गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रयागराज छात्र प्रदर्शन मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में नेट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पकड़े गए आरोपियों में हिस्ट्री शीटर, ओयो होटल संचालक, सफाई कर्मी, फल सब्जी और दूध विक्रेता शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपीपीसीएल पर 47 लाख उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूली पर सवाल। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पर 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं से अतिरिक्त लोड के नाम पर जुर्माना वसूलने और बाद में उनका बिजली भार बढ़ाने को लेकर सवाल उठे हैं। इनमें करीब 23 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ता भी शामिल हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को नियामक आयोग में चुनौती दी है। परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना बिजली भार बढ़ाना और जुर्माना वसूलना नियमों के खिलाफ है। आयोग जल्द इस मामले पर पावर कॉरपोरेशन से जवाब मांग सकता है। राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल किए जाने के बाद जांच का दायरा और बढ़ सकता है। अब मंदिर निर्माण, वित्तीय रिकॉर्ड और व्यवस्था संचालन से जुड़े पहलुओं की भी जांच होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। पहले यह जांच मुख्य रूप से चोरी के मामले तक सीमित मानी जा रही थी।
राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पास व्यवस्था प्रभावित। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले के बाद वीआईपी और सुगम दर्शन पास जारी करने की व्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रतिदिन करीब 1500 पास जारी किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से 150 भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। इससे कई श्रद्धालुओं और वीआईपी आगंतुकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों, उनके एक सहयोगी और छोटे बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों के तत्काल पास की पहले की तरह जारी किए जा रहे हैं। लखनऊ में नो पार्किंग पर अब लगेगा तगड़ा जुर्माना। लखनऊ में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए पुलिस ने 40 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने निगरानी के लिए जोनवार रेसर बाइक टीम तैनात की है। नियम तोड़ने वालों वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि नो पार्किंग में खड़े वाहन सड़क संकरी कर देते हैं और जाम की बड़ी वजह बनते हैं। फ्लाईओवर के नीचे होने वाली अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई की जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर नेपाली शराब की तस्करी बढ़ी। महाराजगंज के नौतनवा और सोनौली क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से नेपाली शराब की तस्करी लगातार बढ़ रही है। सस्ती कीमत और अधिक मांग के कारण तस्कर छोटे छोटे खेपों में शराब भारतीय सीमा तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर शराब की खेप पकड़ रही है, लेकिन तस्कर नए रास्तों और नए तरीकों से तस्करी जारी रखे हुए हैं। आबकारी विभाग ने कहा है कि अवैध तस्करी रोकने के लिए अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। ताजमहल में विदेशी पर्यटक पर बंदर का हमला। आगरा के ताजमहल में दक्षिण कोरिया से आए एक महिला पर्यटक पर बंदर ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद एएसआई ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में महिला को प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल भेजा गया है। इस घटना के बाद ताजमहल परिसर में बंदरों के बढ़ते आतंक और आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एएसआई ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की रिपोर्ट सीएमओ को भेजी है। बिजनौर में 25 करोड़ रुपए के निवेश घोटाले का मामला। बिजनौर में हर महीने मोटी कमाई और पैसिव इनकम का लालच देकर करीब 3000 लोगों से 20 से 25 करोड़ रुपए का निवेश कराने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि निवेश के बदले न तय लाभ मिला, न ही उनकी रकम वापस की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ऑनलाइन मीटिंग और नेटवर्क बनाकर लोगों को निवेश करने के लिए तैयार किया जाता था। जंतर मंतर आंदोलन में वॉलंटियर ने हिरासत का दावा किया। जंतर मंतर पर पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में छात्रों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने वाले वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद ने दावा किया कि उन्हें हिरासत में लेकर पूरी रात पूछताछ की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के बाद भोजन और फंडिंग को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार करते हुए कहा कि केवल उनके पिता से सामान्य पूछताछ की गई थी। मामले को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए हैं। इकाना स्टेडियम में होंगे बीसीसीआई के 73 घरेलू मुकाबले। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को बीसीसीआई की घरेलू क्रिकेट श्रृंखला के 73 मैचों की मेजबानी मिली है। यहां वीनू मांकड़ ट्रॉफी, सीनियर महिला T20 ट्रॉफी, विजय मार्चेंट ट्रॉफी और महिला अंडर 23 एक दिवसीय ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें पहला मैच 8 अक्टूबर से खेला जाएगा। यूपीसीए ने घरेलू श्रृंखला के लिए मैचों का कार्यक्रम तय कर दिया है और आयोजन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।